मैं नफरत से इस मैले कुचैले बच्चे को देखा जो अपना फटा हुआ बैग लेकर हमेशा क्लास में लेट पहुंचता था और फिर चुपचाप सजा भुगत कर पिछली बेंच पर जा बैठता। आज तो मैंने इसको बुरी तरह से मार पीट कर क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैं इसको अपनी क्लास में जरा बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टेस्ट हुआ तो किसी स्टूडेंट को भी जवाब मालूम नहीं था। तभी वो गरीब बच्चा खिड़की से झांकने लगा। मैंने गुस्से से इसको क्लास के अंदर बुलाया और कहा कि तुम यह सवाल हल करके दो। अगले ही लम्हे में हैरत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि मैं हैरान होकर इस आदमी को देख रहा था जो बहुत ही मुश्किल से अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे मजीद बढ़ता, बरवकत मैंने होश में आते इसकी व्हीलचेयर को संभाला था, वरना अभी वो गड्ढे में जा गिरता। मैं इस आदमी को देखते हुए फौरन बोला था, बाबा जी होश से काम ले, अगर इस तरह घर से तनहा निकलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जबकि वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, बस साहब शुक्रिया आपका, मेरा बेटा साथ ही आया है, अभी सामान लेने के लिए गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आगे हाथ जोड़कर आजी से बोले थे, जबकि मैं एक निगाह इन पर डालकर स्कूल की तरफ बढ़ गया था। अक्सर ऐसे लोग इंसान को टकराते ही रहते हैं, कोई कभी किसी मर्ज में मुब्तला नजर आता है तो कभी कोई किसी परेशानी में नजर आता है। ये तो हर रोज का अमल था, लेकिन न जाने क्यों इस बूढ़े आदमी की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी थी। फिलहाल मैंने अपनी जॉब पर जाना जरूरी समझा था, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रही थी। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद मैं स्कूल पहुंच गया था। प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाकर मैंने अपनी हाजिरी लगाई और फिर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया था। मामूल के मुताबिक क्लास लेना मैंने शुरू कर दी। आज बोर्ड टेस्ट था, सब बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल कर टेस्ट रिवाइज कर रहे थे, जबकि मैं बोर्ड के पास खड़ा पूरे टेस्ट की तैयारी कर रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने वही बूढ़े आदमी की शक्ल नजर आई। मैं अपना सर जकड़ कर दोबारा बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हो गया। चंद लम्हे बाद मुझे किसी ने पुकारा। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने मेरा तालिब इल्म रमीज खड़ा था, सर झुकाए घबराहट के आलम में। इसके माथे से पसीना बह रहा था। मैला कुचैला लिबास, फटा हुआ बैग, ये इसके हर रोज का अमल था। हमेशा वो वक्त से लेट आता और इस तरह ही गंदा सा उठकर स्कूल आ जाया करता। आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं इसको देखते हुए दाड़ कर बोला, तुम कब सुधरोगे? आज मुझे तुम बता ही दो। तुमने हर रोज का बनाया हुआ है, कभी तुम लेट आते हो तो कभी कोई वजह। मेरे मजीद स्टूडेंट भी बिगड़ते जा रहे हैं। कल भी रहमान बोल रहा था कि सर आप रमीज को कुछ नहीं बोलते, बस मुझे ही डांटते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरा बस नहीं चल रहा था मैं इस बच्चे को अपनी क्लास से बाहर निकाल दूं, जबकि वो मुझे देखते हुए बोला था, मैं सर माजरत चाहता हूं सर, मेरी बस एक छोटी सी मजबूरी थी। इसी का सहमा हुआ लहजा मुझे मजीद खूनखार कर गया और मैं दाढ़े मारते हुए बोला था, दफा हो जाओ क्लास से बाहर। खबरदार जो तुमने मेरी क्लास में एंट्री की, मैं जब तक क्लास में मौजूद हूँ तुम नहीं आओगे। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोला था, प्लीज सर आज बोर्ड टेस्ट है, मैं घर से पूरी तैयारी करके आया हूँ, मुझे इस तरह क्लास से बाहर ना निकाले। इसकी बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं इसकी तरफ बढ़ा और बिना सोचे समझे कि मैंने जोर जोर से 2 थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किए, जिसकी ताब न लाते हुए वो इसी पल जमीन बोस हो गया था। मैं इसको देखते हुए बोला, खबरदार जो तुमने मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत महसूस की, बाहर जाओ क्लास से। मेरी दाढ़ सुनकर वो फौरन खड़ा हो गया था और जल्दी से क्लास से बाहर चला गया। मैं अभी सर झटक कर क्लास की तरफ मुतवज्जा हो चुका था और रियाजी का सवाल बोर्ड पर उतारने लगा कि क्लास का आगाज किया जाए। चंद लम्हे बाद ही टेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं कुर्सी लेकर एक तरफ बैठ गया था। अब तमाम तालिबे इल्म आ रहे थे और अपनी कारकर्दगी दिखाते जा रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था। मेरा गुस्सा मजीद बढ़ चुका था। एक तो रमीज ने सुबह सुबह ही मुझे गुस्सा दिला दिया था और अब ये लोग मजीद मेरा इम्तिहान ले रहे थे। मैं तमाम लोगों को देखते हुए दाड़ आया था। इस दिन के लिए मैंने तमाम लोगों को इतनी मेहनत से रियाजी पढ़ाई थी कि तुम सब मेरी मेहनत पर ऐसे पानी फेर दोगे। वो तमाम स्टूडेंट सर झुकाए खड़े हो गए थे। अचानक मेरी निगाह खिड़की की तरफ उठी। रमीज खिड़की से झांक कर देख रहा था। न जाने क्यों मुझे बेतहाशा गुस्सा आया और मैं इसको देखते हुए बोला, रमीज फौरन अंदर आओ और इसको सवाल को हल करो, देखता हूँ कितनी तैयारी करके आए हो तुम्हें। मैं तंजिया बोला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती होने वाली है, आने वाली जिंदगी में कितने पछतावे का शिकार होने वाला था।
चंद लम्हों में ही वो क्लास के अंदर था और चाक थामे अब बोर्ड पर मौजूद सवाल को हल कर रहा था। तमाम बच्चों की निगाह रमीज पर ही थी। वो धीरे धीरे रियाजी का वो पूरा सवाल हल कर गया। इसने तकरीबन 7 मिनट लिए थे और जवाब मेरी बेंच पर रखते हुए बोला था, मेरे मुताबिक सर सवाल दुरुस्त है, बाकी आप देख लीजिए। मैंने हैरान होकर बोर्ड को देखा। सवाल बिल्कुल दुरुस्त था, कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। मैंने एक निगाह रमीज के वजूद पर डाली और खामोशी से इसे जगह पर भेज दिया। क्लास खत्म हो गई थी लेकिन मेरी उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसका मैला कुचैला लिबास, फटा हुआ बैग, इसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिल्कुल भी लायक स्टूडेंट नहीं था। यही वजह थी कि मैं ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देता। मगर आज जिस तरह इसने मैथ का सवाल हल किया था वो मुझे काफ़ी मुतासर कर चुका था। अपने ऑफिस में बैठा मैं रमीज के बारे में ही सोच रहा था जब अचानक इंग्लिश की टीचर दरवाज़ा नोक करके मेरे ऑफिस में आई। इन्हें देखकर मैं अदब से खड़ा हो गया था। जब वो मुझे देखते हुए बोली, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन आप प्लीज़ रमीज को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाएं। कितने गंदे लिबास में वो स्कूल आता है। बहुत छोटे बच्चे समझकर हमेशा छोड़ देती हूँ, लेकिन क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट पर गलत असर पड़ता है। मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल मैडम से शिकायत करूंगी, लेकिन फिर बात आप पर आ जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपके कान में डाल देती हूँ। मैं इनकी बात सुनकर धीमी आवाज़ में बोला था, ठीक है मैं बात करूँगा, अगर कल वो इसी तरह ही आया तो मैं सख्ती कर लूँगा। आज के लिए आप मोहलत दे दीजिए। मैडम को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को लेकर हद से ज़्यादा जज्बाती था। सबसे मैं बहुत प्यार करता था, हर बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखता। यही वजह थी कि रमीज़ मुझे अजीज़ था। ब्रेक के बाद मैंने रमीज़ को अपने ऑफिस में तलब किया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो मेरे ऑफिस में सर झुकाए खड़ा था। मैंने इसका गौर से जायज़ा लिया। वो तकरीबन 12-13 साल का एक मासूम बच्चा था। फटा हुआ लिबास पहने वो बहुत अजीब लगता, लेकिन इसकी शक्लो सूरत नहायत मासूम थी। शराफत का चेहरा पर कहीं शाइबा तक न था। मैं इसको देखते हुए बोला, आज तुम्हारी शिकायत आई है। मेरे पास मिस शमैला का कहना है कि तुम बहुत ही गंदे लिबास में आते हो। दूसरी क्लास की टीचर हमारे क्लास की बुराई करके गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम खुद ही अपनी सजा तजवीज़ कर लो। मैं तुम्हें क्या सजा दूं? मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना मैं स्कूल से ही तुम्हें निकलवा दूं। मैं थोड़ा सख्त लहजे में बोला था कि वो डर जाए, मगर अचानक वो कदमों से पीछे बैठ गया और मेरे पाँव पकड़ते हुए बोला था, प्लीज़ सर ऐसा मत करें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल से मैं अपना यूनिफॉर्म साफ करके लाऊंगा। प्लीज़ सर मेरा एडमिशन कैंसिल मत करवाना। वो रोते हुए एक ही बात को गर्दान किए जा रहा था। मैंने हैरान होकर रमीज़ के तासरात देखे थे और चंद लम्हे में बिल्कुल शॉक में चला गया था। फिलहाल मैंने रमीज़ को जाने का इशारा कर दिया था, लेकिन अब मुझे इसकी हद से ज़्यादा टेंशन होने लगी। सुबह रोज़ देर से आना कोई अच्छी अलामत नहीं थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं रमीज़ के घर वालों से ज़रूर मुलाकात करूंगा कि जान सकूं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आखिर इसे क्या हुआ है। मैंने हाज़िरी रजिस्टर निकाला, तमाम स्टूडेंट के नंबर इसी में मौजूद थे। मैंने रमीज़ के अबू का नंबर निकालकर अपने मोबाइल में फ़िलहाल सेव कर लिया था। अभी क्लास का वक्त हो चुका था, इस पैर में इनसे बात नहीं कर सकता था। मैंने यही सोचकर घर जाकर तफसील से इनसे बात करूंगा और इनको इनके बेटे की तमाम कारकर्दगियों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने कामों में मगन हो गया। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। रात 10 बजे के करीब जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे अचानक रमीज़ का ख्याल आया। मैंने कुछ सोचकर फ़ोन निकाला और इसके घर का नंबर डायल किया। पहली बेल बजी, दूसरी बेल, तीसरी बेल के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं हैरान हो रहा था, रात के 10 बजे भला कोई सो सकता है? अगर 10 बजे ही वो लोग सो रहे थे तो रमीज़ सुबह देर से क्यों आता था? एक और सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। इस बच्चे ने मेरी रातों की नींद चुरा ली थी। क्या स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं? ये सोच आते ही मैं मजीद हलकान हो गया। रमीज़ को देखकर न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी होती। ऐसा लगता था जैसे इसको बहुत गहराई से जानता हूँ। इसके बारे में मुझे हर चीज़ तफसील से मालूम है, लेकिन जब मैं इस बच्चे को खंगालता तो इसमें कुछ भी ऐसा ना होता जो मुझे मालूम हो। काफ़ी देर तक मैं इसी नंबर को डायल करता रहा,
लेकिन जवाब मसूल नहीं हुआ। फिलहाल मैंने मोबाइल फोन रख दिया था क्योंकि कमरे में मेरी बीवी भी आ गई थी, वो भी मुझे देखकर परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने मजीद खुद को हल्कान नहीं किया। अगली सुबह का सूरज आबोताब से चमका था। मेरी आंख सुबह 7 बजे के करीब खुल चुकी थी। नाश्ते की मेज सज गई थी। मैंने जल्दी से शावर लिया और फौरन ही बाल वगैरह तरतीब देकर बाहर आ गया। मेरी बीवी डाइनिंग टेबल पर ही बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे साथ नाश्ता करते हुए वो अचानक किसी के तहत बोली, शायद कितना अच्छा होता हमारी भी औलाद होती, हम भी इसको स्कूल छोड़ने जाते, हमारे साथ वो नाश्ता करता। वो बहुत ही बेबसी से बोली थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी। मैं जानता था मेरी बीवी औलाद के लिए कितना तरसती है। वो मजीद बोली थी, मुझे बहुत उम्मीद है कि रब ताला एक ना एक दिन मेरी झोली ज़रूर भरेंगे। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। भला इसे क्या दिलासा देता। मेरी शादी को पूरे 10 साल का अरसा बीत चुका था, लेकिन इस दौरान मैं बे औलाद ही रहा। मैंने कभी भी अपनी बीवी को औलाद का ताना नहीं दिया कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकी, क्योंकि इस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। औलाद तो मर्द का नसीब होती है और दौलत बीवी का जो मुझे मिल रही थी, इसीलिए मैं चुप रहना ही मुनासिब समझता। मैं इसको देखते हुए बोला था, ज्यादा मायूस ना हो, ऊपर वाला एक ना एक रोज जरूर सुनेगा। तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा सोचकर खुद को हल्कान मत करना। मैं जा रहा हूँ। इसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देकर मैं घर से रवाना हो गया था। मेरे दिमाग में अभी बीवी की बातें ही चल रही थी। जितनी मायूस वो दिन ब दिन होती जा रही थी, अब मुझे इसकी फिक्र होने लगी थी। काम से ज्यादा मेरा दिमाग अब बीवी की तरफ लगा रहता। इसकी भीगती आंखें, लरजते होंठ, कांपती हुई आवाज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती। अक्सर औकात आधी रात के वक्त जब मेरी आंख खुलती तो अक्सर मुझे सिसकियों की आवाज आती। जब भी मैं कमरे में नजर दौड़ाता देखता तो मेरी बीवी सजदे की हालत में जोरों कतार रो रही होती, और यकीनन औलाद की तड़प ऐसी ही होती है। मगर मैं बेबस था। ये सब तो अल्लाह के हाथ में था। मेरी ज़ात से जितना हो सकता है मैं कर रहा था, लेकिन यहाँ हम दोनों ही मियाँ बीवी बेबस हो जाया करते। अभी मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था जब अचानक एक मनूस आवाज़ मेरे कानों से टकराई, और जैसे ही मेरी निगाह दूसरे रोड पर मौजूद इस व्हीलचेयर पर बैठे आदमी पर गई, इसके साथ खड़े इसके बेटे पर गई, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से इन दोनों को देख रहा था। मुझे अब समझ आया कि इस आदमी का चेहरा मुझे आशना क्यों महसूस हुआ था। काफ़ी देर तक मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, इन दोनों की कार्रवाई को देखता रहा, और फिर चुपचाप स्कूल की तरफ बढ़ गया था। लेकिन मेरे कंधों पर एक भारी बोझ आ चुका था। मैंने बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं किया था कि खुदा ताला मुझे इस तरह से सच से आगाह करेगा कि मैं ऐसा मंजर भी देख पाऊंगा। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद मैं स्कूल पहुंच गया। मामूल के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिस जाकर मैंने हाजिरी लगाई और अपनी क्लास में आ चुका था। किताब वगैरह निकाल कर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा दिमाग इस रोड के मंजर पर ही लगा हुआ था। मेरी आंखें मुसलसल भीगती हुई जा रही थी, जिन्हें मैं बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। अभी मैं क्लास को आगे पढ़ाता, अचानक मेरे कान में रमीज की आवाज़ गूंजी, मैं आई कम इन सर। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो आज इसके कपड़े दूसरे दिनों के मुकाबले में काफ़ी साफ थे। मैंने सर को हल्की जंबश दी। तमाम स्टूडेंट यही समझ रहे थे कि मैं अब इसकी पिटाई शुरू कर दूंगा। इरादा कुछ मेरा भी यही था, लेकिन जो मंजर मैं देख चुका था, इसके बाद मुझ में हिम्मत हरगिज नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करता। वो धीमी आवाज़ में मुझे सलाम करके चुपचाप क्लास में आ गया। जबकि मैं बोर्ड की तरफ मतवज्जा हो चुका था, अचानक किसी एहसास के तहत मैंने गर्दन मोड़ी तो वो सर झुकाए मेरे पास ही खड़ा हुआ था। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और सवालिया अंदाज में बोला, क्या हुआ, जगह पर जाकर बैठो। तब वो अपने दोनों हाथ मेरे आगे बढ़ाते हुए बोला, सर सजा तो दे दे, मैं आज भी लेट आया हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए और इसको देखते हुए बोला था, नहीं तुम अपनी जगह पर जाओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना। ये कहते मैंने दोबारा क्लास शुरू कर दी, जबकि तमाम स्टूडेंट और रमीज़ मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मगर फिलहाल मैं किसी भी तासरात को नोट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने बामुश्किल आधा घंटा की क्लास ली और फिर चुपचाप ऑफिस में चला गया। अपने ऑफिस में बैठकर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे वाकई बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन ज़ोरों शोर से सांस बिखेर रही थी।
कुछ सोच कर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। ऊपर वाले नाम लेकर मैंने रमीज़ के वालिद का नंबर डायल किया। मेरे लबों पर बस एक ही दुआ थी कि इस बार कॉल रिसीव कर ले, और मेरी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली। पहले ही बेल पर ही इन्होंने कॉल रिसीव कर ली। मैंने धीमी आवाज़ में सलाम किया तो वो सवालिया अंदाज में बोले, वालेकुम सलाम, आप कौन? मैंने गहरी सांस लेकर हवा के सुपुर्द की और धीमी आवाज में बोला था कि मैं आपके बेटे का टीचर बात कर रहा हूँ। दरअसल मुझे रमीज के हवाले से बात करनी है। मेरी बात सुनकर जैसे अगली तरफ से सांप सूंघ गया है। चंद लम्हे बाद इनकी आवाज स्पीकर से बरामद हुई। मैं जानता हूँ उस्ताद साहब, आप मेरे बेटे से नाराज हैं। वो देर से स्कूल आता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी आ जाए। इनका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। मैं सोच समझ कर बोल रहा था, मगर आप मुझे ये बताएं कि रमीज देर से क्यों आता है? इसके पीछे कोई वजह तो होगी। ऊपर से कपड़े इतने मैले कुचैले होते हैं कि क्लास में बैठाने का दिल भी नहीं करता। आपको इल्म है, मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर जो दूसरी टीचर्स हैं क्लास में आकर पीरियड लेती है, इनको बहुत मसाइल होते हैं। फिलहाल आप इन सब को बातों को छोड़े, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि रमीज देर से क्यों आता है। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस वो बात को घुमाते हुए बोले, हम कोशिश करेंगे कि रमीज को जल्दी भेजें। इस बार आप माफ़ी दे दे। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने इन्हें ताकीद करके फ़ोन रख दिया कि अब देर नहीं होनी चाहिए, वरना नाम काट दिया जाएगा। इतनी देर से आने वाले स्टूडेंट को स्कूल में कोई अहमियत नहीं होती। इनकी नज़रों में पढ़ाई एक मजाक है, और ऐसे इदारे जिनमें फीस माफ़ हो वहाँ ऐसे स्टूडेंट को रखा भी नहीं जाता, क्योंकि ये सरकार की सीट होती है। ऐसे बच्चे दूसरों का हक खाते हैं। मैं जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि वो आदमी मेरी बात को समझ सके, मगर इसने कोई उल्टी बात नहीं की, बस सरजी बोलकर फ़ोन रख दिया। लेकिन मैं जो मंजर देख चुका था वो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। एक बार मेरा दिल किया कि मैं रमीज़ को अपनी क्लासरूम में बुलाऊं और इससे तफसील से तमाम मालूमात हासिल करूं, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं ऐसा कर ही नहीं पाया था। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अगर मैंने रमीज़ से कुछ भी पूछा तो मैं रो पड़ूंगा, और मैं फ़िलहाल किसी भी स्टूडेंट के सामने इतना कमज़ोर ज़ाहिर नहीं होना चाहता था, और ना ही चाहता था। छुट्टी के वक्त रमीज़ समेत तमाम स्टूडेंट स्कूल से जा चुके थे। कुछ टीचर्स ने आज मेरे चेहरे परेशान का सबब पूछा, लेकिन मैं किसी को बताने की हालत में ना था। छुट्टी के वक्त मेरा इरादा घर जाने का था, लेकिन मैंने कुछ सोच समझकर रमीज़ के घर का एड्रेस निकाला जो हाजिरी रजिस्टर पर मौजूद था, और फिर इस एड्रेस के तहत मैं रमीज़ के घर की तरफ रवाना हो गया। मैं वहां जाकर सही मालूमात इकट्ठी करना चाहता था। ऐसे कैसे वो मासूम इतनी कठिन जिंदगी गुजार रहा था? इसकी अम्मी अब्बा कहाँ थे? अगर बाबा मुश्किल में थे तो इसकी माँ को साथ देना चाहिए था। एड्रेस पहुँचते पहुँचते मैं पतली गलियों में आ चुका था। वहाँ का इलाका देखकर मैं इतना समझ गया था कि रमीज़ बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि वह मासूम जान कितनी अजियत झेल रहा है। कहते हैं ना, खुदा ताला को जब मासूम फरिश्तों की हिफाजत करवानी होती है तो वह अपने ही किसी बंदे की आंखों के सामने ऐसे राज ले आते हैं जो दुनिया से छुपे होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अब एक घर के सामने आ गया था जिसका लोग बता रहे थे कि यहीं पर रमीज़ का पूरा ख़ानदान आबाद है, लेकिन इसकी घर की हालत देखकर मैं मज़ीद हलकान हो गया था। वो घर बहुत ही खस्ता हाल था। ये बात तो साबित हो गई थी कि रमीज़ बहुत गरीब है, लेकिन इतना खस्ता हाल घर देखकर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक, दूसरी दस्तक और फिर तीसरी दस्तक पर दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने एक उम्र दराज औरत खड़ी हुई थी। मैंने झुककर इन्हें सलाम किया और इनको देखते हुए बोला था, मैं रमीज़ का टीचर हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अभी मैं मज़ीद कुछ कहता, इससे पहले ही अंदर से छोटे मासूम बच्चों की चीखने की आवाज़ें आई। मैं हैरान हुआ, भला एक सादा से घर में इतने बच्चे? मैं कुछ सोचकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा जब औरत मेरे आगे हाथ करते हुए बोली, बहुत ही सख्त लहजे में बोली थी, कहाँ जा रहे हो? घर में औरतें मौजूद हैं, इस तरह आप घर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मेरे दिमाग में सच जानने का इतना भूत सवार हो गया था कि मैं इस औरत को एक तरफ करते हुए घर के अंदर दाखिल हो चुका था, और मेरे अंदाजे के बिल्कुल मुताबिक सामने का मंजर देखकर मैं अपनी सांसें तक रोक गया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊंगा।
हाँ, मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो चुका था कि मामला कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इस हद तक संगीन होगा ये कभी सोचा ना था। मेरी क्लास का स्टूडेंट रमीज़ अहमद ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। मैंने फ़ौरन ही बाहर की तरफ कदम लिए। वो औरत मुझे रोकने लगी थी, लेकिन मैं अब ठहरने वाला नहीं था। ये मेरे अकेले का मामला नहीं था, मुझे हर हाल में पुलिस की मदद लेनी ही थी। मेरी पहली बेल कार रिसीव कर ली गई। मैंने फौरन पुलिस एहलकार को इतला दी कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को अगवा करके कैद में रखा गया और इनसे भीख मंगवाई जा रही है। आप फौरन इस पते पर पहुंचे। मेरी बात सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई और इस घर पर नजर रखे हुए खड़े हो गया। दरअसल इस दिन मैंने देखा था कि रमीज एक आदमी के साथ खड़ा भीख मांग रहा था, लोगों के आगे हाथ फैलाए हुए इनसे मिन्नत कर रहा था कि ऐसे कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं हैरान रह गया कि तालीम हासिल करने वाला एक मासूम बच्चा इस तरह क्यों भीख मांग रहा है। बेशक इसका बाप व्हील चेयर पर था, मगर वो कोई छोटा मोटा काम तो कर सकता था। भीख मांगना मेरी समझ से बालातर था। यही वजह थी कि मैं जानबूझकर वक्त से पहले इनके घर पहुंचा और जब मैं अंदर गया तो वाकई काफ़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पांव पर प्लास्टर चढ़ा था, किसी की टांग गायब थी। ये सब देखकर मैं लम्हों में समझ गया कि ये लोग बच्चों को अगवा करके इनके जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि इन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा सके। मेरी कोशिशें रायगढ़ नहीं गई। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई। इन्होंने फौरन इस घर पर रेड मारी और बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां से कई अगवाशुदा बच्चे बरामद हुए। इनके जिस्मानी अज़ा पर तशद्दुद के वाज़ेह निशान थे और इन्हें मुख्तलिफ शहरों से अगवा किया गया था। इन सब बच्चों को इनके वालिदैन के हवाले किया जा रहा था और इस ग्रोह के तमाम सरगना पुलिस की हिरासत में ले लिए गए थे, मगर रमीज़ एक ही ऐसा बच्चा था जिसके वालिदैन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब मैंने अपनी बीवी से मशवरा करके रमीज़ को गोद दे लिया। ये मेरे लिए एक बेहतरीन फैसला था क्योंकि मुझे औलाद की कमी थी और रमीज़ जैसी औलाद मिलना मेरे लिए बायसे सादत थी। वो इन लोगों के साथ भी मांगता था, मगर तलीम से वाबस्ता था। शुक्र है कि इन जालिमों ने इतना रहम किया था कि इसे स्कूल आने की इजाज़त दे रखी थी। जब मैं रमीज़ से मिला तो वो मेरे गले लगकर खूब रोया। सिसकियाँ लेकर इसने अपनी कहानी सुनाई कि वो और रिहायशी है, इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी दादी के साथ रहता था, मगर दादी भी फौत हो गई और इसी दौरान एक दिन इसे किडनैप कर लिया गया। आंखें खुली तो वो कई दूसरे बच्चों के दरमियान था। इसने बहुत शोर मचाया, मगर जालिमों ने धमकियां देकर इसे चुप करा दिया। बाद में ये तय हुआ कि वो सिर्फ सुबह और रात को भीख मांगेगा, बाकी वक्त तालीम हासिल कर सकता है। यही वजह थी कि वो गंदे कपड़ों में स्कूल आता। इसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी बीवी भी रोने लगी और हम दोनों ने इसे दिल से अपना लिया। मैंने रमीज़ को समझाया कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, मगर यही वक्त नए आगाज़ का है। जो लोग गिरकर संभलते हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद करता है। वो दिन और आज का दिन रमीज़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि वो आगे ही आगे बढ़ता गया। स्कूल में सबको मालूम हो गया कि रमीज़ को मैंने गोद लिया और अब सब इसकी काबिलियत से मुतासर थे। वो बच्चा कई आखिरी बेंच पर बैठता था, अब पूरे एतमाद के साथ पहले बेंच पर आता। मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसे औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती। अब पूरी हो चुकी थी, वक्त गुजरता गया और ठीक 3 माह बाद अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को भी माँ बनने की खुशखबरी दी। ये मेरी नेकी का नाम था जो शायद अल्लाह ने रमीज़ को अपनाकर भला किया। इसका सिला अल्लाह ने मुझे अपने बेटे की शक्ल में दिया। 9 माह बाद अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा, जिसे पाकर मैंने खूब खुशियाँ मनाई। बेशक अल्लाह जब देने पर आता है तो आसमान फाड़ कर देता है और जब आजमाइश में डालता है तो उठ उठ कर रुसवा करता है। बेशक मेरा रब बहुत करीम है, इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। कभी कभी किसी तालिब इल्म या उस्ताद को देखकर फौरन राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि वो शख्स किस अजियत में गुजर रहा है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है, आंखें देखी पर कभी भी मुकम्मल यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हकीकत का दूसरा पहलू ज़रूर होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करें।